नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे मूवी जिसका नाम है जेपीजी। फिल्म फ्यूचर में शुरू होती है जहां दुनिया अत्यधिक जनसंख्या और प्रदूषण के कारण ढहने के कगार पर है। शहरों पर एक घना धुंध छा गया है जिससे लोगों को बाहर निकलते समय सांस लेने के मास्क पहनने पड़ते हैं। एक दिन राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। वे बताते हैं कि पहले उन्होंने मर्सी किलिंग और सामूहिक नसबंदी जैसे उपायों को अस्वीकार किया था, लेकिन अब दुनिया के देशों ने एकमत होकर निर्णय लिया है कि अगले 30 वर्षों तक कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। अब से जो भी नवजात बच्चा मिलेगा उसे मार दिया जाएगा और उसके माता पिता को भी सजा दी जाएगी। लोग इस निर्णय के खिलाफ जोरदार विरोध करते हैं। राष्ट्रपति फिर बताते हैं कि मौजूदा गर्भवती महिलाओं के लिए एक एक्सेप्शन किया गया है। इन नवजात बच्चों को सिस्टम में रजिस्टर किया जाएगा और एक इलेक्ट्रॉनिक निशान दी जाएगी। इस तरह अगर कोई गैरकानूनी बच्चों को वैध दिखाने की कोशिश करता है तो उन्हें आसानी से पहचान लिया जाएगा। फिर दृश्य 8 साल बाद बदलता है जब दुनिया अभी भी धुंधली और अधिक जनसंख्या वाली है। हम एक बड़े कॉरपोरेशन बेबीलैंड को देखते हैं जहां कपल रोबोटिक बच्चे ले सकते हैं ताकि वे माता पिता बनने की चाह पूरी कर सके। वहां एक विक्रेता एक कपल को एक रोबोटिक बच्चे को दिखाता है जो चल सकता है और बातचीत कर सकता है। वह समझाता है कि इन रोबोटों को खाना देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है और इन बच्चों को बीमारी भी होती है। ग्राहक बच्चे के लिए एक नाम देता है, फिर दुकान वाला उसे एक्टिव करता है। रोबोटिक बच्चा फिर कहने लगता है, आई लव यू मम्मी, जिससे महिला बहुत भावुक हो जाती है। वह रोबोट को गले लगाती है और उसे बताती है कि वह भी उसे प्यार करती है। इस बीच हम एक और कपल रसेल और कैरोल को देखते हैं जो बच्चे के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कैरोल उस दृश्य को देखकर घबरा जाती है और बाहर चली जाती है। उसका पति उसके पीछे पीछे जाता है। वे बाहर जाते हैं जहां पुलिस ने एक छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ है। उसकी मां का कहना है कि वह 8 साल का है, लेकिन पुलिसकर्मी विश्वास नहीं करते। जल्द ही एक विशाल गुंबद आता है ताकि महिला और उसके बच्चे को पकड़ सके, लेकिन अंतिम समय में पुलिस बच्चे की स्कैनिंग करती है और इलेक्ट्रॉनिक छाप का पता लगाती है, जिससे साबित होता है कि वह जेन्युइन बच्चा है। अगले दृश्य में रसेल और कैरोल अपने काम पर जाते हैं जो एक संग्रहालय है। हम देखते हैं कि संग्रहालय में जिंदा जानवरों के बजाय मरे हुए जानवर प्रदर्शित किए गए हैं और आने वालों को अच्छा भी लगता है। पता चलता है कि सभी प्रजातियां इंसानों को छोड़कर बहुत लंबे समय से विलुप्त हो चुकी हैं। संग्रहालय में अन्य विलुप्त वस्तुएं भी हैं, जैसे कारें। एक क्रिमिनल्स गैलरी भी है जो राजनेताओं और धार्मिक नेताओं को अत्यधिक जनसंख्या के कारण पर्यावरणीय नुकसान के लिए दोषी ठहराती है। फिर हम रसेल और कैरोल को घर की ओर जाते और एक और कपल जॉर्ज और एडना के साथ रात का खाना खाते हुए देखते हैं। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद आगंतुक ताली बजाने लगते हैं और हम समझ जाते हैं कि यह संग्रहालय के प्रदर्शन का हिस्सा है जो 1970 के दशक के जीवन को पुनः प्रस्तुत करता है। शाम को कैरोल घर जाती है और अपने चिकित्सक के साथ वीडियो कॉल करती है। वह उसे बताती है कि उसने आज बेबी शॉप पर गई, लेकिन अंतिम क्षण में घबरा गई। वह यह भी कहती है कि वह इस दुनिया को समझ नहीं पा रही है और बहुत खुश नहीं है। कैरोल मानती है कि उसकी जिंदगी दूसरों की तुलना में बेहतर है। उसके पास एक अच्छा घर और ताजा खाना है। जब डॉक्टर पूछते हैं कि क्या समस्या है, तो कैरोल स्वीकार करती है कि वह एक असली बच्चे की चाह रखती है। हालांकि उसके डॉक्टर इस विचार का कड़ा विरोध करते हैं, यह कहते हुए कि यह असंभव है। वे उसे सलाह देते हैं कि ऐसे विचारों को न सोचें। अगले दिन कैरोल एक जगह ट्वाइलाइट सिटी पर जाती है जहां देश के बुजुर्ग लोग रहते हैं। वहां वह एक पारिवारिक डॉक्टर हेरिक से मिलती है जिन्होंने उसे जन्म के समय डिलीवर किया था। कैरोल उन्हें याद दिलाती है कि वह कौन है, लेकिन वह बहुत ही निराश लगते हैं और दुनिया के खराब होने के बारे में बड़बड़ाते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे उन्होंने कैंसर को हराया और बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन सब व्यर्थ लगता है। यह सुनकर
कैरोल दुखी होकर बिना कुछ कहे चली जाती है। घर लौटते समय वह एक महिला को देखती है जो सड़कों पर दौड़ते हुए बार बार बीबी चिल्ला रही है। यह महिला एक कपल को खोजने में सफल हो गई है जिन्होंने अवैध रूप से एक बच्चा जन्म दिया था। जल्दी ही पुलिस और एक बड़ी भीड़ पहुंचती है और सभी लोग उस कपल पर हमला करने लगते हैं। बेचारी पति और पत्नी दया की भीख मांगते हैं, लेकिन गुस्साई भीड़ उन्हें घेर लेती है। इस क्षण पर विशाल गुंबद आकर उन पर गिरता है और उन्हें 12 घंटे तक अपने कर्मों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उन्हें मार दिया जाएगा। परिवार को गुंबद में बंद करने के बाद जो महिला उन्हें रिपोर्ट करती है उसे एक मुफ्त राशन कार्ड दिया जाता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। इस बीच कैरोल इस भयानक दृश्य से गहरे आहत होती है और चुपचाप घर लौट जाती है। शाम को कैरोल और रसेल संबंध बनाते हैं और इसके बाद वह अचानक खुलासा करती है कि वह गर्भवती है। कैरोल कहती है कि वह बच्चे को रखना चाहती है, लेकिन रसेल इसका विरोध करता है और उसे इसे खत्म करने के लिए कहता है। निराश होकर वह बाथरूम में जाती है, जहां एक गर्भपात बूथ होता है जिसमें गर्भपात के लिए बटन होता है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती और बच्चे को रखने का फैसला करती है। इस बीच बेडरूम में रसेल मशीन की आवाज सुनता है और संतुष्ट होता है। अगले दिन हम उनकी पड़ोसी एडना को वीडियो कॉल पर अपने चिकित्सक से बात करते हुए देखते हैं। पता चलता है कि उसने एक रोबोटिक बच्चा गोद लिया है, लेकिन वह शिकायत करती है कि यह असली महसूस नहीं होता है। चिकित्सक उसे सलाह देता है कि वह अपने बच्चे को न छोड़े, कहता है कि वह उसके बिना खो जाएगा। एडना अभी भी हिचकिचाती है, लेकिन कुछ समझाने के बाद वह अंततः रोबोट को उठाती है और उसे दुलार करती है। दृश्य फिर कुछ महीनों बाद बदलता है, क्रिसमस के समय के आसपास। सरकार छुट्टियों के मौसम को मनाने के लिए राशन बढ़ाने की घोषणा करती है। फिर हम कैरोल और उसके पति को बिस्तर पर देखते हैं, जहां वह अंततः बताती है कि वह 4 महीने की गर्भवती है। यह जानकर रसेल को झटका लगता है और वह कहता है कि वे गंभीर परेशानी में पड़ जाएंगे। हालांकि जब कैरोल जोखिम उठाने पर जोर देती है तो उसे सहमत होना पड़ता है। वह बस उसे कुछ महीनों के लिए छिपे रहने के लिए कहता है ताकि वह अपनी गर्भावस्था को छुपा सके। अगले दिन रसेल अपनी पत्नी को उनके घर के बंकर में ले जाता है, जो परमाणु हमलों को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर वह एडना और जॉर्ज के घर जाता है और बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है। यह सुनकर सब उस पे दया दिखाते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। एडना फिर अपने पति और रोबोटिक बच्चे को सोने के लिए भेज देती है, लेकिन इसके बाद वह अचानक रसेल के साथ चुंबन करने लगती है, इसके बावजूद कि रसेल इसका विरोध करता है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण लगती है, लेकिन फिर हम ताली की आवाज सुनते हैं। पता चलता है कि वे अभी भी संग्रहालय में हैं, जो 1970 के दशक का जीवन पुनः प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद देखते हैं, जहां कैरोल भारी गर्भवती है और घर पर आराम करने के लिए अपस्टेयर्स जाती है। जैसे ही कपल नीचे जाने की तैयारी करता है, वे गलती से घर के टेलीहेल्थ सेवाओं को सक्रिय कर देते हैं और एक डॉक्टर टीवी पर प्रकट होता है। रसेल समय पर इसे बंद करने में सफल होता है, लेकिन तनाव के कारण कैरोल को पेट में गंभीर दर्द होता है। अगले दिन रसेल संग्रहालय लाइब्रेरी में जाता है। फिर वह प्रीमैच्योर बर्थ्स के वीडियो पर स्विच करता है, लेकिन जैसे ही वह वीडियो पर क्लिक करता है, वह एक लाल कमरे में पहुंच जाता है जिसमें बहुत सारे मिरर्स होते हैं। एक सुरक्षा गार्ड फिर उससे पूछता है कि वह प्रीमैच्योर बर्थ्स के बारे में क्यों जानना चाहता था। रसेल बताता है कि गलती से गलत वीडियो पर क्लिक कर दिया। सौभाग्य से स्टाफ उसकी कहानी मान लेता है और उसे अभी के लिए छोड़ देता है। इसके बाद रसेल जल्दी से घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी भयंकर दर्द में है। वह उसकी मदद करता है और कुछ कठिनाइयों के बाद वह अंततः एक बेटे को जन्म देती है। कपल बहुत खुश होते हैं और उसे जेसी नाम देने का निर्णय लेते हैं। अगले दिन रसेल बेबीलैंड जाता है, जहां वह परिवार के लिए एक रोबोटिक बच्चा खरीदता है। कपल फिर एक और कहानी बनाते हैं, कहकर कि कैरोल ने अपने पति के पास लौटने का फैसला किया है और एक रोबोटिक बच्चे को गोद लेने के लिए सहमति दी है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, जब तक कि एक दिन
जेसी अचानक बीमार हो जाता है। चिंतित कैरोल उसे स्टोलर में शहर में घुमाती है, यह दावा करते हुए कि वह रोबोटिक बच्चा है। रास्ते में वह एक महिला से मिलती है जो बच्चे को देखना चाहती है, लेकिन कैरोल मना कर देती है और जल्दी से चली जाती है। इस बीच एडना इसे दूर से देखती है और संदेह करता है। थोड़ी देर बाद कैरोल ट्वाइलाइट सिटी पहुंचती है, जहां वह डॉक्टर हेरिक से मिलती है, जो एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा करती है। डॉक्टर बच्चे को देखकर खुश होता है और उसकी जांच करता है। हालांकि उसे कुछ गलत नहीं मिलता और पुष्टि करता है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। यह जानकर कैरोल को राहत मिलती है और वह उसे धन्यवाद देती है। जेसी के साथ घर लौटते ही वह एडना को देखकर चौंक जाती है। एडना ने उसका राज जान लिया है, जिससे कैरोल बहुत डरी हुई होती है। हालांकि एडना उसे भरोसा दिलाती है कि वह किसी को नहीं बताएगी और सिर्फ बच्चे को देखना और छूना चाहती है। कैरोल संकोच करती है, लेकिन अंततः उसकी मांग को मान लेती है। एक असली बच्चे की छुअन से एडना खुशी से भर जाती है और वहां से संतुष्ट होकर चली जाती है। अगले दिन वह जॉर्ज को लेकर आती है ताकि वह बच्चे से मिल सके। दोनों बहुत उत्साहित लगते हैं और स्पष्ट है कि वे हमारे हीरो से जलते हैं। वे वादा करते हैं कि वे राज नहीं खोलेंगे और बच्चे की देखभाल में मदद करने की पेशकश करते हैं। कैरोल और रसेल तुरंत इनकार कर देते हैं। यह असली माता पिता को कभी कभी जेसी से मिलने देने के सिवा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है। आने वाले टाइम में एडना बार बार बच्चे की देखभाल के लिए आने लगते हैं। रसेल और कैरोल निश्चित रूप से परेशान होते हैं, लेकिन रिपोर्ट किए जाने के डर से चुप रहते हैं। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब एडना बच्चे को बिना माता पिता की अनुमति के अपने घर ले जाने लगती है। एडना और जॉर्ज अंततः यह मांग करने लगते हैं कि उन्हें अब से ज्यादा दिनों के लिए जेसी के साथ समय बिताने की अनुमति दी जाए। इससे परेशान होकर रसेल और क्रोल ने एडना और जॉर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने अपने बंकर से सबसे पास वाले एक्सिक्यूशन चौक तक एक सुरंग खोदनी शुरू की। अगले दिन जॉर्ज और एडना जेसी को लेने के लिए आते हैं, लेकिन रसेल और क्रोल उसे देने से मना कर देते हैं। इससे गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है। एडना और जॉर्ज अंत में बच्चे को ले जाने में सफल हो जाते हैं। हालांकि एडना को जल्दी ही पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक रोबोट है। इससे वह इतनी गुस्से में आ जाती है कि वह पागल की तरह चिल्लाने लगती है और रोबोट को तोड़ देती है। वह और उसका पागल पति फिर पूरे शहर में चिल्लाते हैं, दावा करने लगता है कि रसेल और क्रोल ने उनका बच्चा चुरा लिया है। जल्दी ही पुलिस रसेल और कैरोल के घर पर आती है और उन्हें और बच्चे को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। रसेल और क्रोल प्रतिरोध नहीं करता और आत्मसमर्पण कर देते हैं। उन्हें फिर पास वाले एक्सिक्यूशन चौक पर ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक गुंबद में रखा जाता है। गुंबद को पूरी तरह से अदृश्य बनाने के लिए पेंट किया जाता है और 12 घंटे बाद अपराधियों को घुटन के कारण मार दिया जाएगा। इस बीच एडना को अपने दोस्त की रिपोर्ट करने के लिए एक राशन कार्ड दिया जाता है, लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देती है और चिल्लाने लगती है। अंतिम दृश्य में हम रसेल और कैरोल को गुंबद के अंदर देखते हैं, जो कुछ छिपाए हुए इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। वे तुरंत मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं और कुछ घंटों के बाद उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं जिसे उन्होंने पहले खोदा था। रसेल और क्रोल फिर एक राफ्ट पर सवार होते हैं और सीवर्स के माध्यम से यात्रा करता है। वे अंततः एक झील को पार करते हैं और एक के आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां कोई प्रदूषण दिखाई नहीं देता। इससे रसेल और क्रोल को खुशी होती है, क्योंकि वे यहां अपने बच्चे के साथ नया जीवन शुरू करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि पास के एक बोर्ड पर लिखा है कि द्वीप अभी भी रेडियो एक्टिव है, क्योंकि 1978 में पुराने परमाणु मिसाइल दफन किए गए थे। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।